हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका लाइफ साइंस कैफ़े में स्वागत है। हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बायोलॉजी 12th क्लास की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे और साथ ही हमें ये पता चल जाएगा मैक्सिमम कितने आवर्स हमें लगते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उसकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने में। तो फर्स्ट वीडियो से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने घंटे में हम हमारी 12th की बायोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। मैं आपको ये एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, जिसकी वजह से आप अपने क्वेश्चन को एग्ज़ाम टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना चाहिए। रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है? ये पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है आपने, बस थ्योरी लिखनी है। सॉरी, इट इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक फंडामेंटल फीचर है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। 2 पॉइंट हो गए इसके। ये बहुत ज़रूरी एक क्रिया होती है रिप्रोडक्शन, और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वही इसे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एक सेकेंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। उसके इससे क्या होता है कि उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है अर्थ पे। जैसे उनके पेरेंट अगर डाई कर जाते हैं तो उनके बच्चे सरवाइव करेंगे, फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो डाई कर जाएंगे और उनके बच्चे एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह से जो उनका एक्सटिंक्शन का ख़तरा है, उनका विलुप्त होने का ख़तरा है, वो ख़त्म हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल और एसेक्शुअल, एंड वाई। इनमें से कौन सा बेटर मोड है, एसेक्शुअल या सेक्शुअल? वैसे देखा जाए तो आपको आसान लगेगा एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आप घर में भी अगर आपको कोई पौधा चाहिए और आप वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हो उसे, तो आपको आसान लगेगा। लेकिन यहाँ पे आंसर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेटर होगा। ठीक है, विच इज़ बेटर, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ इतने क्वेश्चन का आंसर था यहाँ तक। यहाँ पूछा है वाई, ऐसा क्यों कि ये बेटर होता है। बिकॉज इट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेराइटीज़। ठीक है, इसकी वजह से नई वेराइटियाँ बनती हैं। इट इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ DNA फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का DNA कंबाइन करता है। किन डिफरेंट इंडिविजुअल्स का? एक मेल और एक फीमेल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टिपिकली 1 ऑफ ईच सेक्स। जो 2 DNA मिलते हैं वो एक मेल का बनता है, यहाँ पे आता है, और एक फ़ीमेल का आता है। और मेल और फीमेल का जो ये साइन है, इसने यहाँ पे टोपी पहनी हुई है और इसने यहाँ पे घाघरा पहना हुआ है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये मेल का साइन होता है, ये फीमेल का साइन होता है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू प्रोड्यूस जाइगोट। जो मेल और फीमेल होते हैं वो गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि विच मे और मे नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर आइदर ऑफ देयर पेरेंट। वो अपने पेरेंट की कॉपी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो भी सकते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल में हमेशा आइडेंटिकल होते हैं और सेक्सुअल में हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दिस वेरिएशन अलो द इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। इस जो ये बदलाव होता है, ये बदलाव किस में हेल्प करता है? जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है लगातार, उसमें वो अडेप्ट कर जाते हैं। ऑल्सो इट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ बेटर सूटेड ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से और क्या होता है, जो बेटर सूटेड होते हैं, मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं उस एनवायरनमेंट में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। विच इंश्योर ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़। इसकी वजह से क्या होता है, ये इंश्योर हो जाता है, ये पक्का हो जाता है कि वो स्पीसीज़ सर्वाइव करेगी, वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करेगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज वेरी लिटल और नो वेरिएशन एट ऑल। मोर बोल रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, बहुत थोड़ा
या वेरिएशन को अलो ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जैसे पेरेंट हैं वो डिट्टो उनकी कॉपी होते हैं, तो वेरिएशन तो आ ही नहीं सकती। यहाँ पे वेरिएशन क्यों होती है, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ DNA इज अकरिंग हियर as the individual produce are exactly copies of their parent। वो जो होते हैं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखिए हम इनको फिर से करते हैं। जो बेटर मोड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब आपको बताना है कि ऐसा क्यों है तो आपको पहले यही लाइन लिखनी है ताकि एग्जामिनर का इंटरेस्ट बढ़े कि हाँ आपको कुछ पता है, आप ऐसे ही सट्टे नहीं मार रहे हो, उसे पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। फर्स्ट लाइन से उसे अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ DNA इज़ टेकिंग प्लेस हियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में DNA कंबाइन हो रहा है किसका, डिफरेंट इंडिविजुअल का। ज़ाइगोट बता है जिससे आइडेंटिकल कॉपीज़ हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। गैमेट फ्यूज होकर ज़ाइगोट बना जिसकी वजह से वैरायटी पैदा होती है अलग अलग तरीके की। उसके बाद क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, इससे उनका सर्वाइवल इंश्योर हो जाता है, उस स्पीसीज़ का सर्वाइवल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो कम मतलब इम्पोर्टेंट होता है। वाई इज़ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन। क्लोन का पता होना चाहिए सबसे पहले। ये कह रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, जो बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, वो क्लोन क्यों कहलाते हैं, तो हमें पहले क्लोन का पता होना चाहिए ना। क्लोन क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अनदर ऑर्गेनिज्म कौन सा, जिससे वो पैदा हो रहे हैं उसके वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होना चाहिए। ये क्लोन की डेफिनेशन आपको बहुत बार कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैंने जितना हाईलाइट किया है आप इतने को एक बार के लिए समझ लें। जेनेटिकली आइडेंटिकल टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वो उस ऑर्गेनिज्म का बिल्कुल जेनेटिकली, जेनेटिक से मतलब क्या है यहाँ पे, उसका DNA सेम होना चाहिए, उसका जीनोम सेम होना चाहिए, ये मतलब है। क्लोन इज़ ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। ये क्या कह रहा है, इसमें मॉर्फोलॉजिकली भी लिखा हुआ है, जेनेटिकली भी, क्योंकि जिसका जीन सेम है वो तो मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा ही, लेकिन ऐसा भी लिखना सही है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, ये भी आपको पता है। देखिए जब हम बता रहे हैं कि एसेक्सुअल वाले बच्चे को क्लोन क्यों कहते हैं, तो हमें थोड़ा सा एसेक्सुअल का भी बताना होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, और वो एक पेरेंट होने की वजह से क्या होता है, कोई फ्यूज़न नहीं होता मेल और फीमेल गैमेट का, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट को, इसलिए उनको क्लोन कहते हैं। और यही डेफिनेशन थी हमारी क्लोन की, कि जो ऑर्गेनिज़म होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है किसी ऑर्गेनिज़म का जिससे वो पैदा हुआ है, या किसी दूसरे का भी हो सकता है, तो उसे क्लोन कहते हैं। तो हमें उस क्लोन की डेफिनेशन तक पहुंचना है, तभी ये सिद्ध होगा कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग क्लोन कहलाते हैं। समझ गए आप। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ये कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्वाइवल के, ऐसा क्यों है, क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। देखिए हमेशा तो कुछ भी ट्रू नहीं होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि वो बेटर सूटेड होते हैं, बेटर चांसेस होते हैं उनके जीने की। द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने ये बता दिया। इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा उसका भी बताना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं। ये फ्यूज़न इन्वॉल्व करता है DNA को, दो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं किसी स्पीसीज़ के, जिसकी वजह से एक न्यू वेरिएंट बनता है, एक अलग बच्चा पैदा होता है अलग तरीके का, क्योंकि दोनों के DNA कंबाइन करके एक तीसरा मेंबर बना है, ऑब्वियसली वो अलग होगा।
The variation allow the individual to adapt under various environmental condition for better chances of survival. इसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चा, वो ऑफस्प्रिंग क्या होता है, वो इंडिविजुअल क्या होता है कि अडेप्ट करता है खुद को एनवायरनमेंट में, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्वाइवल के। क्योंकि देखिए जितनी कैपेसिटी मदर की है, जितनी फादर की है, उतनी बच्चे की रहेगी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसके चांसेस हो सकते हैं सर्वाइवल के ज़्यादा हों, ऐसा मानते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ड्यू टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हैज़ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उनके चांसेस सर्वाइवल ज़्यादा ही होते हैं। सम वेरिएंट्स मे बी लेस सूटेड फॉर सर्वाइवल। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि देखिए इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि जब पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ही होते थे और वो ज़्यादा मर भी जाते थे, है ना। किसी के 5-7 बच्चे हुए, उनमें से 2 बचे हैं, इस तरह से। तो कंडीशंस चाहे जो भी रही हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बच्चा पैदा होता है और वो ज़्यादा सर्वाइव करता है, तो पहले मर क्यों जाते थे। तो जो ये वाला है कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है, इसका आंसर तो यही मिल गया कि हमेशा ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ठीक है। उसके बाद है कि कुछ वेरिएंट होते हैं जो लेस सूटेड होते हैं सर्वाइवल के, लेकिन ऑल्सो अंडर सम सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, asexual reproduction is more advantageous for certain organisms। कुछ एक ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ एक कंडीशंस में ऐसा होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा सुटेबल होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फास्ट एंड क्विक एंड इट डज नॉट कंज्यूम टाइम एंड एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फास्ट है और क्विक है, बहुत तेज़ है, और ये कम टाइम लेता है और कम एनर्जी लेता है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार जब वो सूट करते हैं, वो उनके चांसेस रहते हैं सर्वाइवल के, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फ़ायदा करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फ़ायदा करता है, वही बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं। समझ आ गया। आपने इसमें क्या क्या बताना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहले उसको थोड़ा सा समझाना है कि ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इस बात पे आना है कि क्या बेटर चांसेस होते हैं। इसमें आपने बताना है कि इसमें डीएनए कंबाइन होता है, इसलिए नई वैरायटी पैदा होती है। इस वाली चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वेरिएंट्स पैदा होते हैं जिनके चांसेस है। फिर आपने बताना है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है और क्यों नहीं होता है, ये भी बता सकते हो। उसके बाद आता है हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्रोजेनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होती है वो एसेक्सुअल वाली प्रोजेनी से किस तरह से अलग है। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोजेनी जो होती है पैदा वो वन पेरेंट को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में जो प्रोजेनी फॉर्म होती है वो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें वेरिएशंस पैदा नहीं होती, इसलिए इनको क्लोन कहते हैं। इनमें डिफरेंट डीएनए कंबाइन नहीं होती, सिंगल पेरेंट का डीएनए पास होता है, इसलिए वो क्लोन कहलाते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एसेक्सुअल के ही करते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वेराइटीज़ पैदा नहीं होती, वेरिएशंस नहीं होती, इसलिए क्लोन कहते हैं। जो ये प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है मोर ससेप्टिबल होती हैं सर्वाइवल की चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट के, ठीक है। इसीलिए लेस हार्डी होती हैं ये जेनेटिकली सिमिलर होती हैं। सिमिलर क्यों होती है, क्योंकि सेम डीएनए पास हो रहा है तो जीन्स तो सेम ही होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न नहीं होता मेल और फीमेल गैमेट का। देखिए इसका तरीका देखिए क्या है, इसने क्वेश्चन में जो आपको चाहिए था वो बात एक लाइन में बता दी और उसी को बार बार घुमा दिया। एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है,
इससे आपके सारे टॉपिक कवर हो गए, इसके सारे लाइंस कवर हो गई है। एक डीएनए इन्वॉल्व हो रहा है, एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो सेम जेनेटिकली सेम होगा, सेम क्लोन बन गया। ठीक है, वो सेम ही बना है तो ससेप्टिबल है चांसेस चेंजेस इन एनवायरनमेंट की। दूसरा, वो जेनेटिकली सेम होगा। देखिए, वन पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, वन डीएनए पास हुआ, वेराइटी नहीं बनी, उसे क्लोन कहते हैं। जेनेटिकली सेम हुआ, फिर उसी बात को बता दिया कि इसमें गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, ये एक अलग बात है यहाँ पे कि माइटोटिक डिवीज़न इसमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं होती प्रोजेनी पेरेंट के। उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो वेरिएशंस शो करते हैं। ठीक है, डिफरेंट होते हैं वो अपने पेरेंट्स से। जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है वो लेस ससेप्टिबल होती है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसके लिए लेस ससेप्टिबल होती है। इसमें मियोसिस होती है और एसेक्सुअल में क्या था, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिस्टिंग्विश करना है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। उसके बाद वाई इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर्ड एज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जो, उसे एसेक्सुअल क्यों बोला गया है? पहले तो हमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस बताना है। ठीक है, हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो एसेक्सुअल क्यों कहलाता है। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एक नया प्लांट बनता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड स्पोर। इसमें सीड और स्पोर्स का यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सीड और स्पोर यूज़ हो रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, बल्ब, ये वाले। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ गैमेट। इसमें गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है और वन पेरेंट को इन्वॉल्व करता है। इसीलिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ गए? अब बात करते हैं हमारे डिफरेंस की। वही बात जो हमने प्रोजेनी में यूज़ की थी कि इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, लेस एनर्जी और रिसोर्स रिक्वायर होते हैं। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फास्टर होता है। इसमें चेंज नहीं होता जेनेटिक डाइवर्सिटी में, किसी स्पीसीज़ में, किसी पॉपुलेशन में चेंज नहीं होती जेनेटिक्स उनकी, क्योंकि वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तब चेंज होता है, या चेंज नहीं हो रहा, सिंगल पेरेंट है, उसका सिंगल बेबी प्रोड्यूस हुआ है तो वो सेम जीन आ रहा है, तो उसमें जीन में चेंज नहीं हुआ, जेनेटिक चेंज नहीं हुआ है, तो डाइवर्सिटी नहीं शो करते। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा होता है, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, फ्लैटवर्म, सी स्टार्स, इस तरह से। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें मोर जेनेटिक सोर्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल दो पेरेंट्स का होता है। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिक मिक्सचर होता है पेरेंट्स का। इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होती है, और ये कंपैरेटिवली स्लोअर है। ठीक है, धीरे है ये प्रोसेस। इसकी वजह से हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी लीड करती है, प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो रहा है दो पेरेंट का। इसमें हायर प्लांट्स आ सकते हैं, हायर एनिमल आ सकते हैं, जैसे ह्यूमन है, डॉग है, फिशेस है, इस तरह से। उसके बाद आता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो है क्या। अभी भी हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। ये मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आप ये कह सकते हो। इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें नया प्लांट बनता है वेजिटेटिव पार्ट से। इसमें इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड स्पोर। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड स्पोर
फॉर प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं जैसे रनर, राइजोम, सक्कर्स, ये इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोपगेल की तरह यूज़ होते हैं, जो पैदा करते हैं एक नए प्लांट को। जैसे कि आई ऑफ पोटैटो है, जो पोटैटो की आँख जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, उसमें क्या होता है कि पोटैटो के सरफेस पे बहुत सारी बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी, जैसे इस तरह से नोचेस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बर्ड अगर हम अलग कर दें प्लांट से, पोटैटो से, और हम इसे सॉइल के कांटेक्ट में ले जाएं, मिट्टी में दबा दें, तो ये वाली बर्ड ग्रो करके एक अलग से प्लांट ग्रो कर देती है। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। दूसरा ब्रायोफाइलम आपने देखा होगा, ब्रायोफाइलम जिसको पत्थर चट भी बोलते हैं हिंदी में। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, बहुत सारी एडवेंटिजियस बर्ड होती है लीफ के मार्जिन पे, किनारे किनारे पे इस तरह से ये बर्ड्स ग्रो कर जाती हैं। जब ये पेरेंट लीफ से, एक लीफ से अलग होकर मिट्टी में गिर जाती है, या लीफ पूरा मिट्टी में गिर जाती है, तो ये बर्ड्स अलग से एक प्लांट को, हर एक बर्ड एक प्लांट को ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा वेजिटेटिव, और हमें इसमें एग्जाम्पल देने थे, इसलिए हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जुवेनाइल फेज क्या होता है, देखिए बाकी सबको तो आप ऐड कर सकते हो कि ये ग्रोथ पीरियड है, ठीक है। ये क्या होता है, बर्थ के बाद और जब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंचता है, जन्म से लेकर और उसके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक आने वाले फेज़ को क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज़। इसको वेजिटेटिव फेज़ भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाता है। ऑर्गेनिज्म इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। इस फेज़ में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और फर्टिलाइज कर सकते हैं जायगोट बनाने के लिए। समझ गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और वो फर्टिलाइज करते हैं, जायगोट बनाते हैं। इसीलिए तो कहा है कि वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के। उसके बाद आता है सेनेसेंस फेज़। सेनेसेंस फेज़ में क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ओल्ड होना शुरू हो जाता है, अपनी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लूज़ कर देता है। इसमें जो टिश्यूज़ है वो भी एज्ड हो जाते हैं, एजिंग होना शुरू हो जाती है उसमें। प्लांट्स के केस में एजिंग कैसे होती है, वो येलो दिखना शुरू हो जाते हैं, येलो पड़ जाते हैं, ग्रीन नहीं रहते हैं वो। तो आपको पता चलना चाहिए कि वो एजिंग हो गई वहाँ पे। तो ऑर्गन्स की जब एजिंग होना शुरू हो जाती है, उनकी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं, घटना शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पे कहते हैं वो सेनेसेंट फेज़ है। अब इन तीनों में आपको पता होना चाहिए, जुवेनाइल फेज़ क्या होता है, जो वेजिटेटिव फेज़ होता है वो वाला फेज़ क्या कहता है, जुवेनाइल फेज़ कहलाता है। इसमें एक इंडिविजुअल बर्थ से लेकर उसकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक का जो टाइम लेता है, जो डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसको जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज़ नाम से पता चल रहा है कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के। कैसे कैपेबल हुआ कि अब वो मैच्योर हो गया है रिप्रोडक्टिवली और वो गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, ये गैमेट फर्टिलाइज कर सकते हैं, ये गैमेट जायगोट बना सकते हैं, वो रिप्रोडक्टिव फेज़ है। सेनेसेंस फेज़ क्या होता है, जब इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ओल्ड होना शुरू हो जाता है, उसकी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, टिश्यू एज्ड हो जाते हैं, एजिंग ऑफ टिश्यू स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से डिटेरियोरेशन होना शुरू हो जाता है, शरीर कुछ ना कुछ घटता ही जाता है। ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। हम सेकंड वीडियो में बाकी के जो 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं या जितने भी बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आप और किसी तरीके से चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए। थैंक यू।